Oui. हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप पहले मुझे ये बता देंगे कि आपको आवाज़ अब सुनाई दे रही है? कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से शायद ऐप अपडेट हो रहा था या इस वजह से कोई इश्यू आया कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डेमो क्लास। सभी का स्वागत है लॉ मास्टर क्लासेस में। क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है लॉ मास्टर क्लासेस के नाम से। और ठीक है, थैंक यू। हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू। हाँ, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है लॉ मास्टर क्लासेस के नाम से। हम लोग जो है आपको राजस्थान जुडिशरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ की जुडिशरी की तैयारी करवाएंगे। उसी के साथ वहाँ के राजस्थान या अदर स्टेट के जो जेएलओ और जो भी अदर लीगल एग्जाम है उसकी तैयारी करवाएंगे। हमारा जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोलने का जो मेन पर्पस यही रहा है कि कोई भी बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे कोई भी बच्चा हो, वो अपने घर से बैठ के तैयारी करे। कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से उसको ये फील ना हो कि वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, पैसों की उसको अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। आपको सिर्फ पैसे की वजह से आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जुडिशरी की या लॉ का, जिसको हम बोले सबसे प्रेस्टिजियस जॉब जो है आपकी लॉ की, जो जज बनने की, उसकी वजह आप जो है तैयारी कर पाएंगे। पैसा आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। और दूसरा जो हमारा यही है कि हर बच्चा जो अपना घर नहीं छोड़ पाता है, चाहे किसी भी वजह से, वो कॉलेज में रहते हुए और क्लास कॉलेज में रहते हुए, और उसको बड़े शहर में जाने का, बड़े शहर का खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने घर के कंफर्ट में, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे आप अपनी क्लासेस करिए। आपके नोट्स आपको आपके घर पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में और हार्ड कॉपी में भी। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डेमो क्लास। डेमो क्लास शुरू करने से पहले जो है, सबसे पहले आप सभी को, जो लोग हमारी क्लास जिन्होंने ज्वाइन की है, सभी को हमारे जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो आपका जो सपना है, जज बनने का जो आप सपना है, आपने उसके बारे में सोचा और उसको अचीव करने के लिए आपने अपना पहला कदम उठाया। आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें या ना करें वो आगे की बात है। आप हमारा डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं कि अगर आप जज बनना चाहते हैं और आप सीरियसली जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करिए। आप सिर्फ उस सपने को सोचते मत रहिए। आपको जहां भी, आपको जो भी आपको बेस्ट आपको ऑप्शन मिलता है, आप उस ऑप्शन को लीजिए और आप अपनी कंसिस्टेंट तैयारी करिए। 12 से 18 महीने की आपकी तैयारी होगी और आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। अब जो है हमारा जो पहली डेमो क्लास है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो जुडिशरी का एग्जाम जो होता है, जो आपका जुडिशरी का एग्जाम है, वो क्या पैटर्न पे होता है और आप कैसे तैयारी करें, कि आप कैसे तैयारी करें कि आप प्री भी क्लियर कर पाए और आप जो है मेंस भी क्लियर कर पाए। तो जुडिशरी का जो एग्जाम होता है ना आपका, वो आपका 3 लेवल पे होता है। प्री, फिर आपका आता है मेंस, फिर आपका आता है इंटरव्यू, जिसको कई लोग आप वाइवा भी बोल सकते हैं। आपके कॉलेज में जैसे वाइवा होता है वैसे ये इंटरव्यू होता है। प्री की अगर हम बात करें तो आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपका जो प्री का जो लेवल होगा वो आपका लेवल होगा कि आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो या तो सेक्शन बेस्ड होंगे या बेल एक्ट बेस्ड बोल सकते हैं। सेक्शन या बेल एक्ट से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम आप सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ज्यादा नहीं तो बेसिक तो आप सबको पता होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का।
तो आपके जो प्री में जो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ सकता है वो ये क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 2 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 30 क्या बताता है, सेक्शन 31 क्या बताता है। उसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर वॉइड एग्रीमेंट, जिसको अपने हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शून्य शून्य जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट या शून्य जो आपका एग्रीमेंट है वो आपके कौन से सेक्शन में है। एग्रीमेंट को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे अनुबंध, और आपका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो आपका हिंदी में बोला जाता है संविदा। ठीक है, तो शून्य जो आपका अनुबंध है वो आपका कहाँ बताया गया है। तो ये आपके प्री का क्वेश्चन ऐसा ही होगा। प्री का क्वेश्चन या तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेक्शन 2 किस बारे में बताता है, डेफिनेशन क्लोज है। ठीक है, ऑफर प्रस्ताव, ठीक है, वो कौन से सेक्शन पे है, तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा सेक्शन 2A। ये सेक्शन 2A ऑफर पे है, तो आपसे प्री में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही लेवल का होगा, उससे ज्यादा आपका लेवल का क्वेश्चन प्री में नहीं आता है। तो प्री के लिए तो आपको नॉलेज चाहिए सिर्फ बेर एक्ट कि क्या सेक्शन है, कौन सा सेक्शन किस बारे में बताता है, बस। उससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है प्री क्लियर करने के लिए। अब हम आते हैं मेंस। आपका जो मेंस है, जो आपका मेंस जो होता है वो जैसा आप कॉलेज में एग्जाम देते हो वैसा ही होगा। जो भी सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एक्ट जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, सिविल प्रक्रिया, तो इन सब के जो टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक हैं, वही आपके मेंस में आते हैं। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके मेंस का क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाई वॉइड एग्रीमेंट क्या है, शून्य। उसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब संविदा क्या होता है, संविदा और अनुबंध में क्या फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है अगर इंग्लिश में बोले तो। उसके बाद आपका जो ऑफर प्रस्ताव क्या होता है, आपका एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके बाद कंसिडरेशन क्या होती है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे आपके कॉलेज में आते हैं। तो मेंस के अंदर जो आपका आएगा ना वो शॉर्ट नोट टाइप आएगा। शॉर्ट नोट टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, जो आपके मेजर मेजर टॉपिक्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के उसी में से आएगा। बहुत रेयर चांस होगी कि आपका जो क्वेश्चन जो है वो कोई बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट टॉपिक में आएगा। तो मेंस का जो पढ़ने का तरीका है वो है शॉर्ट नोट का तरीका। तो अब हमें तरीका पता लग गया है कि प्री की जब भी आप तैयारी करें तो आप अपनी तैयारी को बेरेक्ट कर रखें। आपको इंडेक्स पता होना चाहिए, आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है वो पता होना चाहिए। ये चाहिए आपको प्री के लिए। मेंस में जो है आपको पता होना चाहिए टॉपिक वाइज। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऑफर क्या है, तो आपको ऑफर से संबंधित हर बात पता होनी चाहिए कि भाई किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन क्या बात करता है, ऑफर को, ऑफर के लिए क्या इसेंशियल्स है, मतलब क्या जरूरत की चीजें हैं, और कोई अगर लीडिंग केस लॉ है तो वो। यहाँ आपका मेंस का टॉपिक आता है। और अब आते हैं कि हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे। इंटरव्यू जो है आपका, इंटरव्यू की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। इंटरव्यू जो है आपका वो आपका नॉलेज बेस ही रहेगा। उसके अंदर भी आप ये मानिए कि प्री और मेंस का एक तरीके से जो है दोनों को जोड़ के आपका इंटरव्यू होगा। या तो आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कोई टॉपिक है वो किस सेक्शन में है, या फिर आपसे किसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है करंट का कोई टॉपिक पूछ ले लॉ में जो होगा। ये जो है आपका इंटरव्यू में आएगा। अब हम आते हैं कि हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे। हमारी जो तैयारी रहेगी वो आपको प्री प्लस मेंस दोनों साथ में लेके चलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट, जो हम पहला सब्जेक्ट मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो हम पहले तो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराएंगे। वजह ये है कि अगर हम आपको ये कहें कि आप डायरेक्ट इंडेक्स याद करिए और फिर आप उसके अंदर सेक्शन याद करिए, तो वो तो है रटाने वाला काम। उस काम की आपको जरूरत नहीं है। हमारे पास आएंगे तो आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत करिए, हम आपको मेंस के टॉपिक के हिसाब से आपको टॉपिक वाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब की आपको तैयारी करवाएंगे। ऑफर से चालू करके लास्ट आपका एजेंसी तक जो टॉपिक है, वहां तक आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सब की तैयारी करवाएंगे, जिसके अंदर आपको वो टॉपिक किस सेक्शन में है, उसकी क्या इसेंशियल्स है, क्या लीडिंग केस लॉ है। जब हमारा वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे उस सब्जेक्ट के इंडेक्स पे। जब हम क्लासेस चालू रखेंगे तो हम हर रोज शुरू के 10 मिनट में हर टॉपिक जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके शुरू के, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट का हर रोज 30 सेक्शन का इंडेक्स करेंगे। हर रोज हमारा 30 सेक्शन का इंडेक्स का एक ओरल टेस्ट लेंगे आपस में
कि हम 30 सेक्शन हम अपने एंड से आपसे पूछेंगे, आप लोग अपने आंसर हमें मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, चैट में कर सकते हैं, या फिर रेज हैंड करके आपका वॉइस नोट में आ सकता है। तो प्री का जो है आपका मेंस की तैयारी के साथ साथ ये हम आपको इंडेक्स करवाएंगे, और जब हमारा वो टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 या 3 लेक्चर के अंदर हम उसका इंडेक्स आपको करवाएंगे, ताकि आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से एग्जाम तैयार हो जाए। आपको सेक्शन नंबर, इंडेक्स, सेक्शन क्या कहता है, उस सब का अलग से लेक्चर और अलग से तैयारी आपको करवाई जाएगी। मेन वजह जो हमारी तैयारी का ये पैटर्न रखने का ये है कि प्री के अंदर तो हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, कट ऑफ। और आप ये मत सोचिए कि हम आपको कट ऑफ ही कर क्लियर करवाएंगे। आपकी आरजीएस की अगर मान लीजिए कट ऑफ 70 जाती है, तो हमारी तैयारी में आप 80 मार्क्स लाएंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। हमारा इंस्टीट्यूट ये क्लेम करता है कि जो बच्चा हमारे साथ 1 साल तक तैयारी करेगा, हमारा कोर्स लगभग 12 महीने, 10 से 12 महीने में हम आपको राजस्थान जुडिशरी का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश। तो 80 मार्क्स की हम आपको गारंटी देते हैं कि आप 80 मार्क्स जो है प्री के अंदर आप आराम से क्लियर शॉर्ट आप ले आएंगे, अगर आप हमारे पढ़ाए हुए नोट्स और जिस पैटर्न पे हम चलाएंगे, अगर आप उस तरीके से चले, तो प्री तो आपका आराम से क्लियर होगा। उसके अलावा आपको रह गया हमारा मेंस। तो प्री में तो हमें चाहिए सिर्फ कट ऑफ, कट ऑफ हम क्लियर कर देंगे। अब रहता है मेंस। मेंस में चाहिए हमें मार्क्स, जितने ज्यादा मार्क्स आ सके उतने ही कम मानते हैं हम, कि मेंस में तो जितने लाओ उतने ही कम है। मेंस में वैसे तो कट ऑफ आपकी 50% के आसपास जाती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी तैयारी के अंदर आप 70% आपके मार्क्स आएंगे मेंस में। हम आपको मेंस के लिए लीडिंग केस लो क्या क्या है, हर एक सब्जेक्ट के जो भी जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे। उसके अलावा जो राजस्थान जुडिशरी के पैटर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, 3-3 नंबर के प्रैक्टिकल बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं 10, लगभग मान के चलिए 20 नंबर या 25 नंबर के आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होगा, एक एग्जांपल दिया होगा, कोई भी सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया होगा, और आपसे ये पूछा होगा कि भाई क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है, नहीं है, शून्य है या नहीं है, तो आप अपना वजह लिखिए। तो ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे। आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की तक की तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाएगी। आपके जितने भी मॉक होंगे, वो सब मॉक आपके जुडिशरी के पैटर्न पे ही होंगे। कोई भी मॉक ऐसा नहीं होगा कि आपका शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन 4-5 डाल दिए और आपको कह दिया कि ये लिख दो, नहीं। पूरा हर एक पेपर का जो पैटर्न होगा वो जुडिशरी का पैटर्न होगा। राजस्थान जुडिशरी का जो पैटर्न है, आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, आपके 2 नंबर व 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये सब क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। ये तो रहा कि हम तैयारी कैसे होंगी। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, मैं अभी दोबारा आपको बोलूंगा, आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए या ना करिए, कोई बात नहीं। हमारा इंटेंशन एक ही है कि जो भी बच्चा लॉ कर रहा है वो जज बने। अगर वो उसका मन में है, उसकी इच्छा है, तो वो जज बने। आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या ना करें, पर आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने अभी डिस्कस किया है, कि जुडिशरी की तैयारी आपको किस पैटर्न पे करनी है। आप प्री और मेंस को दोनों साथ चलाइएगा। ये मत सोचना कभी भी कि प्री की तैयारी मैं अभी कर लूं, जब मेरा प्री क्लियर हो जाएगा फिर मेंस की तैयारी करूं। जी नहीं। मान के चलिए अगर आप इस पैटर्न पे ना चले, आपने ये सोचा कि प्री क्लियर होने के बाद ही मेंस की तैयारी करूंगा, आपका किस्मत आपके साथ हो, आपका लक फैक्टर आपके साथ हो, तो अलग बात है। बट उसके अलावा आप ये मानिए कि आप एक चांस अपना खराब करेंगे। आप फिर मेंस की तैयारी तब करेंगे जब आपका प्री क्लियर होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। जब भी तैयारी करें, प्री और मेंस दोनों को एक साथ करें, और तैयारी का पैटर्न भी यही रखें। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन रहा, आप कैसे तैयारी करें उस चीज का इंट्रोडक्शन रहा। जितना हमारे को पता है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हमने उस बेस पे आपको बता दिया। अब हम आते हैं हमारी डेमो क्लास की इंपॉर्टेंट बात पे, कि आपको जो हमने डेमो क्लास शुरू की है, ये बताने के लिए शुरू की है कि आप जो है हमारी तैयारी
कैसे करें, हमारे साथ आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। हम जो है आपको जिस पैटर्न पे पढ़ाएंगे उस चीज के बारे में आपको बताने के लिए जो है हमने डेमो क्लास रखी है। हमारी आज की ये पहली डेमो क्लास है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन। हिंदी में बोलें तो मृत्युकालीन कथन। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, माफी मांगता हूं उस चीज के लिए। जो भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे राजस्थान जुडिशरी के लिए, उन्हीं बच्चों को या उन बच्चों को उसी क्लास के अंदर साथ में हम मध्य प्रदेश की भी तैयारी करवाएंगे, छत्तीसगढ़ की भी करवाएंगे। आप लोग उस स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आपकी इच्छा है। पर जो भी बच्चा हमारे को ज्वाइन करता है वो राजस्थान के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की तैयारी अगर करना चाहता है या उसका एग्जाम देना चाहता है तो आप चिंता मत करिएगा, आपको हम एक ही बैच के अंदर साथ में तैयारी करवाएंगे। वजह हमारी तैयारी करवाने की यही है कि आप जब आप सिलेबस निकाल लीजिएगा, नेट पे सब अवेलेबल है कि तीनों स्टेट का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश आपके क्वेश्चन आता है कि हिंदी टू इंग्लिश बताओ, इंग्लिश टू हिंदी बताओ। सिर्फ एक वो जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग से आता है, जो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि काफी मुश्किल है। उसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। उसके लिए आपको कोई अलग से क्लास नहीं लगवाने की जरूरत है। हम जो आपको जो भी पढ़ाएंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश, देसी भाषा में बोले तो इंग्लिश में हम आपको पढ़ाएंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जितने भी लीगल वर्ड हम यूज करेंगे जिसका इंग्लिश है उसका आपको हिंदी जानना जरूरी है, तो क्लास में आपको वो बताया जाएगा और आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का पेपर उसी बेस पे होता है। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी बच्चे राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं और जो करेंगे, तो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तैयारी भी आप जरूर करिएगा। आप अपना सिलेबस निकाल के देखिएगा, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। अब हमारे टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप प्री ले लीजिए आपका, चाहे आपका मेंस ले लीजिए, इसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हर स्टेट में और हर साल आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बहुत रेयर ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ना आया होगा। प्री में जो आपका क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेक्शन बेस होगा। टाइम डिक्लेरेशन भी सेक्शन पे है। टाइम डिक्लेरेशन कौन सा सेक्शन नंबर हो गया, कोई लीडिंग केस लो आपसे पूछ लिया जाएगा, प्री में यही आएगा। मेंस में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भाई टाइम डिक्लेरेशन क्या होता है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू, हिंदी में बोले तो उसकी प्रमाणिक जो उसकी मूल्य है वो क्या होगा, ये आपके हिंदी में आएगा। तो ये आपके मेंस में आ सकता है। उसके अलावा मेंस में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि मेंस में आपके इस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि जब आप इसको दोबारा पढ़ें, अगर आपके पास डायरेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो ये आपके सेक्शन 32 खंड 32 के अंदर आपके ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये लिखा हुआ है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना वो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में है। सेक्शन 32 पूरा डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में नहीं है। सेक्शन 32 पूरा जो है वो किसी और चीज के बारे में बात करता है। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 जो है ना वो आपका डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि प्री में आपके यही क्वेश्चन आएगा। आपके ऑप्शन में सेक्शन 32 होगा, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 होगा, तो आपका आंसर सही होगा सेक्शन 32 सब सेक्शन 1। टॉपिक में जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 तो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, तो जो ये सेक्शन 32 है ये किसकी बात करता है। जो आपका सेक्शन 32 है ना ये आपका बताता है कि कौन कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसके अंदर कोई गवाह वो कोर्ट में इस वजह से नहीं आ पा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है, मर गया है, या बीमार हो गया है, या किसी भी वजह से वो कोर्ट में खुद नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा दिया गया हुआ कोई पुराना एविडेंस, आज वो कोर्ट में नहीं आया है, उससे पहले उसने कोई एविडेंस दिया है, उससे पहले उसने कोई बात बोली है किसी को, तो वो बातें जो है कब कोर्ट जो है एविडेंस में या फिर उसको एज ए साक्ष्य यूज कर सकती है।
दोबारा बताता हूं, सेक्शन 32 वो सब स्थितियों की बात करता है जिस स्थिति में गवाह जो है कोर्ट में नहीं आ सकता है। किस वजह से? वो मर गया, उसको कोई बीमारी हो गई, या वो किसी भी अन्य वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाता है। तो कोर्ट जो है उसके द्वारा दिया गया हुआ जो एविडेंस है, कोई उसने पहले क्या साक्ष्य कोर्ट में दिया है या उसने कोई पहले किसी को बात बोली है, ठीक है, चाहे लिखित में या ओरली बोली मौखिक बात है, उसको कोर्ट कब एज एन एविडेंस, कब एज ए साक्ष्य यूज कर सकती है। इस सेक्शन के जो 832 सेक्शन है ना, इसके पार्ट है 8। कितने खंड हुए इसके? 8 है। उसमें से एक है डाइंग डिक्लेरेशन। जो पहला है ना वही है डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 32 के 8 पार्ट है, उसमें से जो एक पार्ट है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। ये चीज इंट्रोडक्शन आप याद रखिएगा, आपके प्री में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सेक्शन 32 या ये आएगा कि कौन सा सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। अब हम आते हैं कि हम इसको डील कैसे करेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे 3-4 पार्ट में। एक कि ये टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट में लेने की वजह क्या है। दूसरा, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें जानना होगा। फिर इसेंशियल्स कि क्या क्या बातें जरूरी होनी चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को डाइंग डिक्लेरेशन में होने के लिए। उसके बाद इसकी एविडेंट्री वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एविडेंट्री वैल्यू या फिर इसका परिमाणिक मूल्य बताइए, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है कुछ इसके 3-4 केस लॉ हैं जो हमें पता होने चाहिए, हमारे प्री में डायरेक्ट आ सकता है, हमारे मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो हम जो इसको डील करेंगे, एक कि डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में लेने की क्या वजह है। दूसरा, इसका मतलब क्या है। तीसरा, कि भाई कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी ऐसी बातें जरूरी होनी चाहिए कि कोई स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन में होने के लिए। फिर इसका परिमाणिक मूल्य क्या है, एविडेंट्री वैल्यू। उसके अलावा केस लॉ हम डिस्कस करेंगे। केस लॉ क्यों? क्योंकि प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके लीडिंग केस लॉ। और उसके अलावा आपके मेंस में आपका आंसर, अगर आपको अपना आंसर बाकी लोगों से बढ़िया रखना है तो आपको हर टॉपिक का केस लॉ पता होना चाहिए। तो अब जो है हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला हम जो टॉपिक बात करेंगे, बेसिस, ओरिजिन, कुछ भी बात कर लीजिए। तो पहली जो बात हम बात करते हैं कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन, हम जिस भी आदमी को लॉ का बेसिक भी ज्ञान है या नहीं भी है तब भी आपको ये पता ही होगा कि कोर्ट ना, किसी भी, सबसे पहला कोर्ट का रूल यही होता है कि भाई जो भी एविडेंस है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कागज वाला एविडेंस है, तो वो कोर्ट में पेश करिए। कोई गवाह है तो उसको भी कोर्ट में पेश करिए। जो जनरल रूल है ना कानून का, विधि का, हिंदी में जो है लॉ को हम विधि बोलते हैं। जो जनरल रूल है ना वो यही है कि जो भी एविडेंस है, चाहे डॉक्यूमेंट्री है, कागज पक्ष है या फिर मौखिक है, गवाह है, आप उसको कोर्ट में पेश करिए। जब तक वो कोर्ट में पेश नहीं होगा हम उसको एविडेंस या उसको एक तरह से साक्ष्य के रूप में नहीं देंगे। पर कुछ, बहुत कुछ ऐसी कई जो है, कम हम कह सकते हैं, एक अपवाद कह सकते हैं इस रूल का, या कुछ कम ऐसी स्थितियां हैं जिसके अंदर कोर्ट कहती है कि ठीक है भाई, गवाह अगर नहीं आ पाता है तो आप कुछ, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो गवाह नहीं आ पाता है, उसकी बोली हुई पहले की कोई पुरानी बात है, तो आप उसको भी साक्ष्य में ले लीजिए कि भाई कोई मजबूरी हो गई, कोई वजह बन गई। तो वो कुछ ऐसे अपवाद है। उसी में से एक अपवाद है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में लेने की वजह क्या हुई? कि अपवाद तो हम समझ गए कि भाई ये अपवाद चलता है, पर कानून बनाने वालों ने ऐसा क्यों सोचा कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंस में लो, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट मानो? तो उसकी वजह है दो। दो वजह ये है, पहली जो वजह है वो है आपका, इंग्लिश में बोले तो नेसेसिटी रूल। पहला जो है उसको बोले तो क्या है, नेसेसिटी रूल। हिंदी में बोले तो आवश्यकता का नियम। चाहे आवश्यकता लिख देना चाहे जरूरत, पर आवश्यकता थोड़ा सही लगता है। दूसरा जो रूल है वो है सोलेमनिटी। सोलेमनिटी को हिंदी में बोले तो धार्मिकता का नियम।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डाइन डिक्लेरेशन जो है, डाइन डिक्लेरेशन एक तरह से एक अपवाद बनता है कि जो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आया है फिर भी कोर्ट उसका साक्ष्य मानती है। तो ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या वजह रही कि कोर्ट फिर भी उसको एज एन एविडेंस लेती है? तब आप वहां ये रूल डालेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये जो है वजह है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका आंसर भी बता देंगे। अगर किसी को कोई आवाज में दिक्कत आए तो प्लीज मैसेज कर देना। नेसेसिटी रूल, सोलेमनिटी। हिंदी में नेसेसिटी को बोले आवश्यकता, हिंदी में सोलेमनिटी को बोले तो धार्मिकता। वजह क्या है और या ये कहता क्या है? देखिए नेसेसिटी रूल जो है ना वो आपका ये कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दो ही लोग होते हैं। कोई क्राइम हुआ, ए ने बी का मर्डर किया, उसमें दो ही लोग हैं, एक जिसको एक्यूज, जिसको दोषी माना गया, एक जिसका आरोपी माना गया, आरोप लगे, एक वो, दूसरा जिसका मर्डर हुआ। दो ही लोग हैं, उसके अलावा कोई गवाह नहीं है, कोई और किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं। अब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई, दो ही लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट उसमें न्याय सम्मत सोच रखती है। जस्टिस को सोच में रखते हुए कोर्ट ये सोचती है कि भाई हमारा काम है न्याय देना। जस्ट बिकॉज कि भाई कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस की कमी है, तो हम किसी को बरी नहीं कर सकते, हम किसी को माफ नहीं कर सकते। अगर उसमें हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट एक भी एविडेंस है तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। उस बेस पे कोर्ट ने क्या सोचा, या कानून बनाने वालों ने ये सोचा है कि भाई एक एविडेंस तो है ना, दो लोग थे, एक ने मर्डर किया, एक की मृत्यु हुई। अगर मृत्यु करने वाला, जिसकी मृत्यु करने वाला ने जिसकी मृत्यु हुई है, अगर वो व्यक्ति मरने से पहले किसी को बात बता गया कि भैया मैं घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला तो एक आदमी था जिसका नाम रखते ए, वो आया, उसने मेरे सिर पे लाठी मारी, लाठी इतनी जोर से मारी कि मैं बेहोश हो गया, उसके अलावा मुझे नहीं पता। अब उसने तो एविडेंस दे दिया ना मरने से पहले, मानते हैं कोई और एविडेंस नहीं है। तो इस केस में जिस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी बात बोल दी, कोर्ट कहती है कि आवश्यकता के नियम पर आप उसके एविडेंस को, उसको, उसकी कही हुई बात को साक्ष्य में लीजिए। क्यों लीजिए? न्याय सम्मत सोच कि जस्टिस दो, जस्ट बिकॉज एविडेंस नहीं है पर हमारे पास एक विटनेस तो आया ना, एक प्राइम विटनेस तो है जिसके साथ हुआ है, जब वही बता गया मरने से पहले, तो आप उसकी बात को मानो। मान लिया कि वो कोर्ट में आके बात नहीं बोल पा रहा है पर उसने अपनी बात बोली तो है, मरने से पहले बोली तो है। तो ये था आवश्यकता का नियम कि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि दो ही लोग होते हैं, एक जिसने क्राइम किया, एक जिसके साथ क्राइम हुआ, उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं होता है। तो उस केस के अंदर आवश्यकता का नियम लगाते हुए डाइट डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया। दूसरा आता है धार्मिकता। धार्मिकता का नियम जो है नाम ही बताता है धार्मिकता, ये धर्म पे आधारित है। धर्म मतलब थोड़ा मोरालिटी, नैतिकता पे चलता है। ये कहता है कि कोई आदमी जो है धार्मिकता, सोलेमनिटी इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। धार्मिकता का नियम ये कहता है कि कोई भी आदमी मरने वाला जब होता है ना, जब उसको लगता है कि मेरी मौत होने वाली है, तब उसकी मोह माया से सब तरह से उसका जो है जुड़ाव खत्म हो जाता है। लग्जरी, मोह माया, पैसा, उस सब से उसका जुड़ाव खत्म हो जाता है। तब वो उसके मन में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो होती है मोरालिटी, नैतिकता। और ये कहा गया है कि नैतिकता ये कहती है कि इंसान यही सोचता है कि मैं अपने भगवान से, मैं झूठ बोल के कभी भी आखिरी समय में झूठ बोल के अपने भगवान से नहीं मिलना चाहता। इंग्लिश में लाइन है, नो मैन wants to meet his God with a lie in his mouth. No man wants to meet his God with a lie in his mouth. कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर से झूठ बोल के या अपने जुबान पर झूठ रख के नहीं मिलना चाहता। ये धार्मिकता का नियम है जिसके बेस पे डाइंग डिक्लेरेशन को माना गया। तो धार्मिकता का नियम ये कहता है कि भाई व्यक्ति जो है मरने से पहले मोह माया खत्म हो जाती है, वो जो बोलेगा सच ही बोलेगा। तो उस बेस पे कहा गया कि अगर वो मरने वाला था तो वो जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? जो मर चुका होता है तो वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। तो अगर मरने से पहले वो कोई बात बोल गया तो इस बेस पे उसकी बात को सच माना जाता है और उसकी बात को साक्ष्य में एक्सेप्ट किया जाता है। ये आपका कंसेप्ट हुआ बेसिस का कि डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के रूप में लेने की क्या वजह रही।
एक अपवाद के रूप में इसको लाया गया। वो क्या वजह रही? दो नियम, आवश्यकता का नियम, धार्मिकता, इंग्लिश में बोले तो नेसेसिटी रूल या फिर सोलेमनिटी रूल। अब आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में कैसे आता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आता है ये ऐसे ही आता है कि आपका इंटरव्यू आपसे यही पूछता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में है, वो जो उस व्यक्ति द्वारा दिया गया हुआ गवाह एविडेंस है या साक्ष्य है जो कोर्ट में नहीं आया, फिर भी हम उसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो अपवाद नहीं है? तब हम बोलेंगे कि सर ये अपवाद तो है, पर इसको एक्सेप्ट करने के दो रूल हैं। ये हमारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मीनिंग। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, या फिर सीधी सी भाषा में बोले कि डाइंग डिक्लेरेशन कहता क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या कहता है, बुकिश लैंग्वेज रटने से बेहतर है कि आप जो मैं आपको बता रहा हूं आप उतना ही याद रख लीजिएगा, आपका डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब कंप्लीट है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, दो तीन वर्ड याद रखिएगा, कौन, कब, क्या। कौन, कब, क्या। बुकिश लैंग्वेज बोल के लिखवा के रटा दो, वो काम आपको यहां नहीं मिलेगा। तीन ही वर्ड है, कौन, कब, क्या। कौन बात बोलेगा जो कुछ किसके द्वारा, या कौन ऐसी स्टेटमेंट देगा जो डाइंग डिक्लेरेशन में आएगी, कब बोलेगा, और क्या बोलेगा जो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। अब हम इसके आंसर लिखते हैं। कौन बोलेगा, उससे पहले हम आते हैं कब बोलेगा। कब, डेथ या मृत्यु अगर क्वेश्चन में है, अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ, या हिंदी में बोलें तो अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से रिलेटेड कोई सवाल उठता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई या उसकी मृत्यु हो चुकी है। एक, कौन, जिस व्यक्ति की मृत्यु सवालों के घेरे में है, ठीक है, जिस व्यक्ति की मृत्यु सवालों के घेरे में है। स्टेटमेंट उस व्यक्ति द्वारा दी हुई होनी चाहिए जिसकी मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है। कौन, क्या बोला होना चाहिए उसके द्वारा कि उसकी डेथ की कोज, उसकी डेथ की वजह, या क्या ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ कि उसकी डेथ हुई। तो अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब निकल आएगा। क्या निकलेगा? पहली बात, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ अगर क्वेश्चन में है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर सवालों के घेरे में है, उस जिस व्यक्ति की मृत्यु सवालों के घेरे में है उस व्यक्ति द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, उस व्यक्ति द्वारा किया गया कथन कि उसकी मृत्यु की क्या वजह रही है, उसकी मृत्यु किस ट्रांजैक्शन, किस सर्कमस्टेंसेस, किस हालात में उसकी मृत्यु हुई है, उसको हम बोलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। तो पहले हम बोलेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु सवालों के घेरे में है, फिर हम बोलेंगे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सवालों के घेरे में है उस व्यक्ति द्वारा किया गया कथन कि उसकी मृत्यु की क्या वजह है, उसकी मृत्यु किन हालातों में हुई है, क्या हाल ट्रांजैक्शन रहे हैं उसकी मृत्यु के, उसको हम बोलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। इतना ही याद रखना है, ये आपका मतलब है डाइंग डिक्लेरेशन का। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, उसका मतलब और जो हमने यहाँ पढ़ा है मतलब सेम ही है। बस वहां थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी आपकी बहुत स्टैंडर्ड यूज की गई है, हम जो है इस लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल कर देंगे ताकि हर कोई समझ पाए। तो यही याद रखना बस, कौन, कब और क्या। इतना याद रख लेना कि कौन, कब और क्या, आपका डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं एक पॉइंट और याद रखना, इसके अलावा आपने कौन, कब और क्या तो याद कर लिया, अब आती है एक बात जो आपको याद रखनी है। बात ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन, ये जो आपका कंसेप्ट है ये सिर्फ क्रिमिनल केस का नहीं है, ये आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों में आपके ये एज एन एविडेंस यूज होता है। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन नाम सुन के कि मृत्यु से संबंधित कोई गवाही है या साक्ष्य है, इस बेस पे आप ये मत मान लेना
कि ये सिर्फ क्रिमिनल केस में होता है। ये जो आपके डाइंग डिक्लेरेशन है आपके सिविल और आपके क्रिमिनल दोनों केसों में ये आपके यूज होता है एज एन एविडेंस, चाहे दीवानी मामला हो चाहे क्रिमिनल का मामला हो, ये आपके दोनों केसेस में एज एन एविडेंस यूज होता है। प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्री में आपके बहुत आएगा ऐसा क्वेश्चन कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस यूज हो सकता है। आपके ऑप्शन होंगे सिविल, क्रिमिनल, बोथ। आंसर होगा बोथ। तो ये याद रखना, ये आपके प्री में बहुत आएगा क्वेश्चन कि डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस किस में यूज होता है, सिविल में, क्रिमिनल में, क्या दोनों में। याद रखने के लिए आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। सिविल, क्रिमिनल, क्रिमिनल में तो सिंपल सा है, आपको बहुत इजी से याद रहेगा कि भाई क्रिमिनल में एज एन एविडेंस कैसे यूज होता है। ए और बी की मृत्यु, ए ने क्वेश्चन उठा कि क्या ए ने, लिख ही लेते हैं अपने ए बी, क्वेश्चन उठा कि क्या ए ने बी की डेथ की है। किस पे उठा है? ए पे उठा कि क्या ए ने बी की डेथ की है। क्वेश्चन किसका उठा है? डेथ का। बी ने जो है मरने से पहले अपनी बात डॉक्टर को बता दी कि भाई मेरी मृत्यु किन हालातों में हुई, मरने से पहले पोज बता दिया और फिर मर गया। मर गया यहाँ जो है, जो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है वो रेलेवेंट होगी 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर। ये तो हुआ क्रिमिनल। अब आता है सिविल, क्योंकि सिविल में ही हम कंफ्यूज होते हैं कि सिविल में एज एन एविडेंस यूज होगा कि नहीं होगा। सिविल का एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, ठीक है। बी के पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है एक्स। प्रॉपर्टी को भी अपने नाम दे देते हैं। प्रॉपर्टी किसका है? नाम है एक्स। एक आदमी है, वो ये क्लेम करता है कि साहब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। कैसे है कि बी के फादर डी ने जो है विल में, बी के फादर डी ने विल मान लो या कैसे भी मान लो, बी के फादर डी ने जो है विल ही मान लो, चलो बी के फादर डी ने विल में मेरे को ये प्रॉपर्टी दी है। बी के जो फादर है डी, उन्होंने विल में मेरे को ये प्रॉपर्टी दी है। ये कौन बात बोलता है? ए। प्रॉपर्टी अभी किसके पास है? बी के पास। अब बात ये उठती है कि प्रॉपर्टी बी के पास है, ए कहता है कि भाई विल में दी है, तो विल कब आएगी? कोई भी विल जो होती है वो कब एग्जीक्यूट होती है या कब वो लागू होती है? जब इसके फादर मरेंगे, बी के फादर मरेंगे, यही होगा। अब ए तो कहता है कि जी बी के फादर मर गए, बी कहता है जी नहीं मेरे पिताजी मरे नहीं, मेरे पिताजी मोक्ष प्राप्ति हो गए हैं, वो जो है दुनिया कभी दो मोह माया सब कुछ छोड़ गए हैं और वो हिमालय चले गए हैं। ये तो कहता है कि जी उसके पिता मर गए, विल में मेरे को देके गए हैं, मेरे को प्रॉपर्टी दो। बी कहता है कि नहीं सर मेरे पिताजी मरे नहीं, मेरे पिताजी मोह माया को छोड़ गए हैं, वो हिमालय चले गए, वहां जाके भी रह रहे हैं बढ़िया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या बी के फादर की डेथ हुई है कि नहीं? ये तो इश्यू बनेगा ना केस में कि भाई बी के फादर की डेथ हुई है कि नहीं हुई। ए कह रहा है हुई है, बी कह रहा है नहीं हुई है। यहां पे अगर बी के फादर मरने से पहले किसी को कोई बात बता गए, मरने से पहले, मान लीजिए मरने से पहले, ठीक है, डॉक्टर को मरने से पहले मान लो डॉक्टर को बता गए, डॉक्टर को बोल गए कि भाई मेरी मरने की वजह क्या है, या मरने से पहले डॉक्टर को वजह बता गए, ठीक है, कि भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ, या कोई भी बात कर गए, या ये बता गए कि भाई मैं घर से बाहर निकला, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं फिसल गया, मैं गिर गया, या फिर नेचुरल डेथ भी है, तब भी वो मरने से पहले जो है डॉक्टर को बता गए। ठीक है, अब सीन ये उठता है कि ये बात डाइंग डिक्लेरेशन में रेलेवेंट होगी या नहीं। रेलेवेंट मतलब डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड, मतलब प्रासंगिक केस के अंदर ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज की जा सकती है या नहीं। कोज ऑफ डेथ क्वेश्चन में है कि नहीं है? कोज ऑफ डेथ क्वेश्चन में है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में यूज की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट उसके फादर की डेथ की तरफ बता रही है, चाहे उसने नेचुरल डेथ है चाहे एक्सीडेंटल डेथ है, पर ये जो स्टेटमेंट है जो बी के फादर ने मरने से पहले डॉक्टर को दी है, वो स्टेटमेंट बी के फादर की
डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो डेथ की तरफ संकेत कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, केस क्या है, केस तो आप देख ही रहे हैं, सिविल ही हुआ, प्रॉपर्टी का केस है, विल से रिलेटेड केस है, कोई आपस में एक दूसरे की मारपीट का केस तो है नहीं, केस सिविल है, फिर भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में यूज हो रही है। ये हुआ हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग। और उसके बाद आप एक चीज और लिख देना कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस या फिर एज रेलेवेंट होता है इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो मतलब यहां हमारा कंप्लीट हुआ। मीनिंग कभी भी याद करना हो, 3 सवाल याद रख लेना, कौन, कब और क्या, और उसके बाद लिख देना कि स्टेटमेंट इज ए डाइंग डिक्लेरेशन एंड कैन बी यूज्ड इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग। हिंदी में कि वह दीवानी और क्रिमिनल जो केस है उनमें यूज किए जा सकते हैं। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, इसेंशियल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि ये बताता है कि किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए क्या इसेंशियल्स, क्या जरूरत की चीजें उसमें होनी चाहिए। ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपके क्वेश्चन जो आपके 3-3 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे दी, कोई एग्जांपल दे दिया और आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है, मतलब यूज की जा सकती है, या हिंदी में तो प्रासंगिक है डाइंग डिक्लेरेशन के, मतलब कि क्या ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की तरह के तौर पर यूज की जा सकती है। उस समय आपको डाइंग डिक्लेरेशन के इसेंशियल पता होने चाहिए कि क्या क्या बातें किसी स्टेटमेंट में होनी चाहिए कि वो डाइंग डिक्लेरेशन बनेगी। अब हम इसका अंदर आते हैं कि क्या क्या बातें किसी स्टेटमेंट में होनी चाहिए कि वो डाइंग डिक्लेरेशन बनेगी। अब किस स्टेटमेंट में जो होनी चाहिए, 4-5 बातें हैं। मैं याद करके आऊं, आपको बता दूं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे आपको बताएं, खेल तो यही बनता है। अब इसको हम बताएंगे ट्रिक से कि ना आप कभी भूलो और ना ही मैं भूल पाऊं। बैंक में अकाउंट ऑलमोस्ट आप सबका ही होगा, बैंक में अकाउंट होगा, और आपको ये भी पता होगा कि बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं। बैंक में 3-4 अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट जो ये बिजनेस वाले होते हैं, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट भी होता है, और आपका रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। अब ये क्या होते हैं, इनको इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, बस ये मान लो ऐसे 3-4 तरह के अकाउंट होते हैं। अब एक सिनेरियो बनाते हैं, सिनेरियो मतलब एक सीन बनाते हैं अपने। एक आदमी है, उसने बैंक में तो खुलवाया एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट को क्या बोलेंगे, एफडी, रिकरिंग को क्या बोलेंगे, आरडी। एक आदमी है, उसने बैंक में तो खुलवाई है एफडी, बैंक वालों ने उस एफडी को बना दिया किसमें, आरडी में। वो बैंक में जाता है और बैंक को बोलता है कि मेरी एफडी क्यों की आरडी में। वो क्या बोलेगा बैंक वालों को कि भैया मेरी एफडी क्यों, वाई, क्यों की आरडी में। वो क्या बोलेगा कि मेरी एफडी क्यों की आरडी में। एफडी खुलवाने गया था, बैंक वालों ने आरडी खोल दी। अब वो बैंक में क्या बोलेगा कि भाई मेरी एफडी क्यों की आरडी में। अब हम इसी से हमारी ट्रिक बनाएंगे। एक बार इसको ऊपर लिख देते हैं। ये अकाउंट तो याद रखना, कोई इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। लाइन लिख देते हैं एक बार दोबारा, मेरी एफडी क्यों की आरडी में, ठीक है। एफ को यहाँ एफ ले लेते हैं, अल्फाबेट निकालेंगे अपने सीधा, डी, क्यू को अपने क्यू लिख सकते हैं, की, वैसे तो की स्पेलिंग के से होती है, के ई वाई की, अपने यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है, क्योंकि क जो है, क जो अल्फाबेट है वो सी से भी बन सकता है और के से, अपने बनाएंगे सी से, आर और बी। अब अपने अल्फाबेट कौन कौन से आ गए, एफ, डी, क्यू, सी, आर, बी। कितने अल्फाबेट आ गए। लाइन याद रखना, मेरी एफ डी क्यू की आर डी में, इसी से अपने ये अल्फाबेट निकालेंगे। अब अपने इस अल्फाबेट से वर्ड बनाएंगे।
याद वर्ड है एफ डी क्यू सी आर। डी दोबारा इसलिए नहीं लिखेंगे, चलो लिख भी देते हैं, पर जो कि डी यहाँ यूज हो चुका है अपने दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा तो वही रिपीट ही तो होगा फिर। एफ, एफ से बनता है फॉर्म, FORM। हिंदी में बोले तो प्रारूप, हिंदी में बोले तो प्रारूप। डी, डी से बनता है डाई, मृत्यु। क्यू से बनता है क्वेश्चन, सी से बनता है कंप्लीट, और आर से बनता है रिलेट, मतलब हिंदी में बोले तो संबंधित। देखो अल्फाबेट पहले याद कर लेना कि अल्फाबेट कहां से निकले हमारे, ठीक है। अल्फाबेट पहले याद कर लेना कि ये अल्फाबेट हमारे निकले कहां से। अल्फाबेट याद हो गए तो अपने अंदर का तो मैटर वैसे ही याद रहेगा, चिंता मत करिए आप। अब आता है कि भाई ये कहना क्या चाहता है। एफ से फॉर्म, फॉर्म हिंदी में बोले तो प्रारूप। ये बात करता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, जो स्टेटमेंट है, जो मृत्युकालीन कथन है, वो किस प्रारूप में हो सकता है। लिखा हुआ होना चाहिए, बोला हुआ होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये बात करता है फॉर्म। डी में आता है डाई। डाई ये कहता है कि भाई मृत्यु, कि मृत्यु होनी जरूरी है या नहीं है, ये बात करता है डाई। क्यों कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई क्या चीज सवालों के घेरे में होनी चाहिए कि तब एविडेंस एक्ट या एविडेंस साक्ष्य के तौर पर आप डाइंग डिक्लेरेशन को ले सकते हैं। क्या चीज सवालों के घेरे में होनी चाहिए, क्या चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए केस में। फिर आता है सी, कंप्लीट। कंप्लीट ये कहता है कि जो स्टेटमेंट है, जो कथन है ना, वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा कैसे होना चाहिए, वो जब अपने इसको डिटेल में डील करेंगे तब अपने बताएंगे। आर से बनता है रिलेटेड, संबंधित, कि जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किस चीज से संबंधित होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट किसकी मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए। ये है अपना FD क्योंकि RD में, FD क्योंकि RD में। अब अपने इसको डील करते हैं, एक एक पॉइंट को अपने डिस्कस करेंगे। केस लॉ पे अपने अभी नहीं जाएंगे, इसमें केस लॉ है पर अपने अभी नहीं जाएंगे। पहले हम हर चीज का कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, वो अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद केस लॉ पे जाएंगे। पहला आता है फॉर्म। जो आपका फॉर्म है ना, वो ये कहता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किस प्रारूप में होना चाहिए। ये बताता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, चाहे तो आपका मौखिक हो सकता है, ओरल हो सकता है, चाहे तो आपका रिटर्न हो सकता है, हिंदी में बोले तो लिखित हो सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो आपका लिखित में हो सकता है, वो मौखिक हो सकता है, और अगर व्यक्ति किसी भी कारणवश बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो वो अपनी साइन लैंग्वेज में भी अगर है, अगर इशारों से भी बता देता है, इशारों से भी अपनी बात को बता देता है, तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन बन सकता है। ये बात करता है प्रारूप। प्रारूप क्या कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन मौखिक, लिखित, चाहे तो इशारों से साइन लैंग्वेज में हो तब भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है वो कथन। अब आता है मृत्यु। मृत्यु ये कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन में बनने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए व्यक्ति का मरना जरूरी है। जिसने वो बात बोली है उसका मरना जरूरी है। अगर वो व्यक्ति जिसने बात बोली है वो बच जाता है, अगर वो व्यक्ति जिसने वो बात बोली है वो बच जाता है, तो उसकी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगी। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी और प्रावधानों में आप उसको एज ए साक्ष्य यूज कर रहे हैं, अलग मैटर है। पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खंड 32 उपखंड 1 के अंदर एज ए एविडेंस, एज ए साक्ष्य वह यूज नहीं हो सकता, वह नहीं होगा। ये है मृत्यु की, मृत्यु होनी जरूरी है। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट
डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर वो तभी ली जाएगी अगर डेथ किसी की मृत्यु सवालों के घेरे में है। जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उसकी खुद की मृत्यु जो है सवालों के घेरे में होनी चाहिए। इसकी मृत्यु सवालों के घेरे में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन से आप दो बातें याद रखना, एक तो केस के अंदर मृत्यु सवालों के घेरे में होनी चाहिए, डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन एक। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है उसी की मृत्यु सवालों के घेरे में होनी चाहिए। दो बातें, मृत्यु सवालों के घेरे में होनी चाहिए और जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उसी की मृत्यु सवालों के घेरे में होनी चाहिए। ये है क्वेश्चन। अब आता है कंप्लीट। कंप्लीट ये कहता है कि जो स्टेटमेंट है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का यहाँ मतलब ये है कि व्यक्ति जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है सिर्फ इतना ना बोले, वो ऐसा नहीं है कि उसने इतना कर दिया कि उंगली उठा के इशारा कर दिया कि इसने मेरे को मारा बस और मर गया, जी नहीं। हो सकता है कि उस स्टेटमेंट में कुछ और भी वो बोल सकता हो। तो जो स्टेटमेंट हो ना वो एक्ट होने के कुछ बातें पहले और एक्ट होने के थोड़ी बहुत बातें बाद में, ताकि एक कंप्लीट सिनेरियो बन सके। जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी, स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर उस स्टेटमेंट के 3-4 एंगल बन सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है अगर जो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट कैसे मानी जाएगी कि जो स्टेटमेंट है वो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपनी स्टेटमेंट के कुछ पहले की बातें भी बताए और कुछ बाद की बातें। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल लेते हैं, ए की डेथ क्वेश्चन में है तो ये नहीं है कि ए ने इतना ही बोले कि बी ने मेरे को मारा और डाइंग डिक्लेरेशन बन गया। नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन फुलफिल होने के लिए कहानी ये होनी चाहिए कि ए जो है वो ये बताए कि भाई वो अपने घर से निकला, बाहर आया, उसका मृत्यु किन सवालों के घेरे में हुई, मृत्यु होने की वजह क्या है, उसको जान से उसके सिर पे डंडा मारा, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको बंदूक से गोली मारी। तो ये सब जो सिनेरियो है, जो एक कंप्लीट सिनेरियो जो उसकी डेथ का कोज बताता हो, जो एक कंप्लीट सिनेरियो बनाता हो डेथ का, वो स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसके 3-4 एंगल बन सकते हैं वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब आता है रिलेटेड। रिलेटेड का सीन ये है कि जो स्टेटमेंट है वो किससे संबंधित होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो व्यक्ति बोलेगा वो उसकी खुद की मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए। मर गया, सिर्फ मर गया, सवालों के घेरे में उसकी मृत्यु थी, तो आप डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बनेगी। डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए ये भी होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है वो उसकी खुद की स्टेटमेंट उसकी खुद की मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु किन हालातों में हुई है, तभी जाके वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बनेगी। ये नहीं कि मान लिया कि वो मरने वाला है और उसने बात किसी और की बता दी कि भाई कोई तीसरा कोई फलाना आदमी है उसकी मृत्यु की क्या वजह रही है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। स्टेटमेंट आपकी खुद की मृत्यु की वजह होनी चाहिए कि आपकी मृत्यु किस वजह से हो रही है, स्टेटमेंट उससे संबंधित होनी चाहिए। ये आपका टॉपिक है इसेंशियल्स का कि किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए। ये 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए। कितना ही इंपॉर्टेंट, कितना ही टिपिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आ जाए मेंस में, इन इसेंशियल से बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर ये सब बातें पता है तो आपका आंसर आप सही ही लिखेंगे। स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगी या नहीं होगी, होगी तो किस वजह से होगी, नहीं होगी तो किस वजह से होगी, ये सब बातें होनी चाहिए। ये मत मान लेना कि सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ये सब 1 2 3 4 5 ये पांचों बातें उस स्टेटमेंट में होनी चाहिए, तब वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बनेगी। यहाँ अपना खत्म होता है इसेंशियल। एक तो इसके अंदर केस लॉ है, वो अपने जब केस लॉ वाला सेक्शन करेंगे उसके अंदर अपने डील करेंगे। हमेशा कभी भी लॉ पढ़े तो सब कुछ एक साथ मत करिएगा, पहले कंटेंट पढ़ो, पहले उस कंटेंट को समझो, केस लॉ को हटा दो, ये समझो कि वो चीज क्या है। जैसे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं, उसका कंटेंट समझ जाएं, उसके बाद केस लॉ पे जाएंगे। क्योंकि केस लॉ हो सकता है कभी तो वो केस लॉ बिल्कुल प्लेन हो, पर कई बार कोई केस लॉ टिपिकल भी होता है, तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ये अपना टॉपिक खत्म हुआ इसेंशियल्स पे। यहां अपना टॉपिक खत्म हुआ कि भाई इसेंशियल, तो अपने ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक कि डाइंग डिक्लेरेशन
इंडियन एविडेंस एक्ट में आने की वजह क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, और फिर अपने ने पढ़ लिया कि डाइंग डिक्लेरेशन की इसेंशियल क्या होती है। अब अपने आते हैं एविडेंटरी वैल्यू कि भैया इसका प्रमाणिक, यस, प्रमाणिक मूल्य क्या होगा। देखो इसके अंदर ना, ये आपके जो क्वेश्चन आएगा मेंस में आएगा, मेंस में आपको ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है वो बताइए और उसकी एविडेंटरी वैल्यू बताइए, या फिर घुमा के आता है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन, अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन हो सकती है। कन्विक्शन को हिंदी में बोलते हैं दोष सिद्धि। क्या अकेले डाइंग डिक्लेरेशन, क्या अकेले सिर्फ मृत्युकालीन कथन के बेस के ऊपर किसी को किसी का दोष सिद्ध किया जा सकता है, क्या उसे कन्विक्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ा आपने को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, अपने को सिर्फ एक केस पता होना चाहिए। ये केस लॉ वाले टॉपिक से अलग ही रखा आपने ने, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, याद रखना, पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो है, इसके अंदर 1992 का है ये आपका केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस डाली। इस केस के अंदर गाइडलाइंस बताई गई कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो एविडेंटरी वैल्यू है, जो प्रमाणिक मूल्य है, वो क्या होता है। तो इसके अंदर कुछ 4-5 बातें बताई गई हैं। अपने को सिर्फ अपने हिसाब, अपने लिए जो एविडेंटरी वैल्यू है वो इसमें 2 ही बताई गई। एक बात ये बोली गई, मार्कर देना है ब्लैक वाला, मिल गया। एक बात इसमें ये बोली गई कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है, वॉल्यूंटरी है, तो इसके सिर्फ इसी के बेस पे कन्विक्शन हो सकता है। मतलब कि अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि बोली गई स्टेटमेंट सही है और व्यक्ति ने खुद से किसी बिना किसी दबाव के वो स्टेटमेंट दी है, तो सिर्फ, और कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन, दोष सिद्धि हो सकती है। कहीं कोर्ट को कोई मनाही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोर्ट को किसी भी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन पे संदेह होता है, कोर्ट को लगता है कि भाई कोई दिक्कत है, या तो उसने खुद से नहीं दी है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, किसी वजह से उसने खुद से नहीं दी है, दबाव में दी है, मेंटल स्थिति उसकी सही नहीं थी, किसी वजह से, तो कोर्ट इसको जो है कॉर्पोरेट, लीगल वर्ड है इंग्लिश का, और इंग्लिश में हम इसको लीगल वर्ड अपने यूज करते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का हिंदी में बोलेंगे पुष्टि। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुष्टि। तो कोर्ट को अगर कभी भी डाइंग डिक्लेरेशन पे अगर संदेह लगता है कि यार ये दबाव में दी है या मेंटल स्थिति उसकी सही नहीं थी, तो उस केस के अंदर कोर्ट जो है डाइंग डिक्लेरेशन को कॉर्पोरेट, उसकी पुष्टि कर सकता है किसी और साक्ष्य के अनुसार। तो 2 बातें इसमें बोली गई। एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये ऐसे ही पूछाएगा आपसे कोई केस में क्वेश्चन होगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। क्या डाइंग डिक्लेरेशन अलोन, क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोष सिद्धि, कन्विक्शन हो सकता है? आप केस लो लिखेंगे और आप ये लिखेंगे कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ट्रू है, वॉल्यूंटरी है, तो कन्विक्शन हो सकता है। दूसरी बात इस केस के अंदर ये बोली गई, अगर कोर्ट को किसी भी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन पे संदेह होता है कि वो दबाव में दी गई है, तो उस स्थिति के अंदर कोर्ट जो है उसकी पुष्टि कर सकता है अन्य साक्ष्य के अनुसार। कोर्ट को लगता है कि अन्य साक्ष्य को देखते हुए डाइंग डिक्लेरेशन सही है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, लगता है कि नहीं है सही तो मत करिए। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोर्ट को संदेह होना चाहिए पहले। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड ही है कि वो ट्रू है और वॉल्यूंटरी है, कि खुद से किया है और सच है, तो कोर्ट वैसे ही कन्विक्शन कर सकता है। ये है आपकी एविडेंटरी वैल्यू। एविडेंटरी वैल्यू के अंदर आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा एक और केस लो है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, उसमें भी यही बात बोली गई है कि कोर्ट को किसी तरह की कोई मनाही नहीं है कि दोष सिद्धि अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे करने पे। मतलब कि घुमा के बात उसमें भी यही बोली है कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे भी दोष सिद्धि हो सकती है। पर ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पनीवैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दूसरा लिखना हो तो लिख लीजिएगा कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है।
ये आपका जो है एविडेंट्री वैल्यू का टॉपिक यहाँ अपना खत्म होता है। एविडेंट्री वैल्यू अपना खत्म होते ही अपना डाइंग डिक्लेरेशन जो है ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन अपना खत्म हो गया। अब अपने बात करेंगे केस लॉ की। हम उन केस लॉ की बात करेंगे जो आपके प्री में डायरेक्ट आ सकते हैं। हम उन केस लॉ की बात करेंगे जो आपको मेंस पर्पस से याद रखने की जरूरत है कि आपका मेंस का जो आंसर है वो काफी अच्छा बाकी लोगों से आपको एज मिले। ठीक है, तो पहला जो अपना केस लॉ है वो है पनी बैन। तो इसमें याद ही रखना, लिख देता हूं फिर भी पनी बैन। पनी बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये याद रखना कि एविडेंट्री वैल्यू प्रमाणिक मूल्य का केस है ये। दूसरा पक्कल नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट, प्री में डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन। आपके चार केस लॉ होंगे ऑप्शन में, उसमें एक केस लॉ ये होगा और क्वेश्चन होगा कि इनमें से लीडिंग केस लॉ कौन सा है डाइंग डिक्लेरेशन का। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि भाई लीडिंग केस लॉ कौन सा है वो बताओ। इसका फैक्ट बता देता हूँ, फैक्ट से केस जो है थोड़ा ज्यादा याद रहता है। इसमें होता ये है कि एक आदमी पक्का नारायण जो है, आप ये मान लीजिए कि फाइनेंसर है, लोगों को पैसा ब्याज पे देता है। उसने किसी आदमी से पैसे लेने थे, वो जब अपने घर पे अपनी वाइफ को ये बोल के जाता है कि भाई कोई आदमी है, मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ, रात को बोल के जाता है। अगले दिन जो है उसकी लाश जो है रेलवे ट्रैक पे पाई जाती है। रात को घर पे निकलने से पहले वो बोल के गया था, क्या बोल के गया था कि मैं अभी जा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर कोई आदमी है उससे पैसे ले। उसके बाद वो वापस नहीं आया। सुबह उसकी बॉडी जो है, लाश जो है आपको रेलवे ट्रैक पे मिली उसकी। ठीक है, अब पत्नी ने जो कोर्ट को बयान दिया कि साहब घर पे निकलने से पहले इसने ये बोला कि मैं उस आदमी से मिलने जा रहा हूँ। कोर्ट ने उस बात को डाइंग डिक्लेरेशन माना। कोर्ट ने कहा कि ये बात कहीं ना कहीं इसकी मृत्यु की वजह की तरफ संदेह करती है कि इसने उससे पैसे लेने थे, ये उसके घर गया होगा, उसने मना कर दिया होगा और इस वजह से उसने आपस में बहस हुई, या हो सकता है वो पैसे देना नहीं चाहता होगा इसलिए उसने मार दिया। क्यों? क्योंकि पैसा लेना और मृत्यु होना ये एक तरह से रिलेशन दिखाता है। कोर्ट कहती है कि भाई उस आदमी के पास एक तरह से मोटिव बन गया था मर्डर का। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि ये घर पे कह के गया कि मैं उसके पास जा रहा हूं, तो ये उसकी कोज ऑफ डेथ बन सकता है। उसके घर जाना उसकी कोज ऑफ डेथ हो सकती है। तो इस केस के अंदर जो स्टेटमेंट थी ना कि वो अपने घर से निकलने से पहले ये बता के गया कि मैं किसी आदमी को मिलने जा रहा हूं, उससे मैंने पैसे लेने हैं, कोर्ट ने कहा कि वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि उसके बाद वो मर गया, तो कोर्ट ने कहा वो स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हुई। क्यों हुई? कि वो स्टेटमेंट उसकी कोज ऑफ डेथ, मृत्यु की वजह बताती है। ठीक है, ये हुआ पक्कल नारायण स्वामी। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मेंस में जब आप डाइंग डिक्लेरेशन पे शॉर्ट नोट लिखे तब आप इस केस को डाल देना कि लीडिंग केस लॉ है पक्कल नारायण स्वामी। बाकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने जो हमने इसेंशियल्स पार्ट पढ़ा था। इसेंशियल में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्म, कि डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, किस प्रारूप में होनी चाहिए। दो पढ़े थे अपने कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन चाहे तो मौखिक हो सकती है, चाहे लिखित हो सकती है, चाहे वो अपने साइन लैंग्वेज इशारों से जो है वो भी बता सकता है। रोम का जो केस है वो है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, फोम। ठीक है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला जो है, आवाज आ रही है? क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला प्रारूप का केस है ये। इस केस में जो है ये कहा गया था, इस केस के फैक्ट्स बता देता हूँ थोड़े बहुत। इस केस में होता यह है कि कोई लड़की है, एक लड़की है, उसका रेप होता है, ब्रूटल रेप होता है। उसके बाद उसका गला काट दिया जाता है ताकि वो गवाही ना दे पाए। उस केस के अंदर वो बोल नहीं पाती है, तो वो जो है अपनी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट देती है इशारों से, साइन लैंग्वेज से वो अपनी बात लिखवाती है और बाद में मर जाती है। तो उस स्टेटमेंट के अंदर, उस केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन साइन लैंग्वेज या बोले तो कंडक्ट, सिर्फ बोलकर और लिखकर नहीं,
अगर वो इशारों से भी अपनी बात बता देता है तब भी डाइंग डिक्लेरेशन होती है। ये हुआ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आपके ये शॉर्ट नोट या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं तो उसके अंदर ये फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनता है ये केस लो, रतन गोंडा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जो है आपका बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन, जो अपने ने बात की थी ना, डाइंग डिक्लेरेशन किससे संबंधित होनी चाहिए, व्यक्ति की खुद की मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए, ये बात इस केस में बोली गई थी। जो रिलेटेड वाली बात अपने ने पढ़ी थी ना एसेंशियल में कि डाइंग डिक्लेरेशन व्यक्ति की खुद की मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए, वो इस केस में बात बोली थी। रतन गोंडा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के अंदर ये बात बोली गई थी। ये हुए अपने केस लॉ। उसके अलावा एक और केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में वो आपके क्वेश्चन आता है। मेंस में या तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोष सिद्धि हो सकती है, एक। दूसरा आपका केस एक आता है कि अगर कोई व्यक्ति दो डाइंग डिक्लेरेशन दे गया, एक ही व्यक्ति है उसने दो दो अपने मृत्युकालीन कथन दिए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, मृत्युकालीन कथन है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन। केस लो, पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, केस लो क्या है, फिर अपने बात करेंगे। पांचवा छठा जो भी होगा देख लेना। कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस याद रखने के लिए बता देता हूँ, 7 बहू का केस है, लिख लेना यहाँ साइड में, याद रहेगा फैक्ट जल्दी। 7 बहू का केस है, बहू का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो बहू जो डाइंग डिक्लेरेशन देती है उसमें तो बोलती है कि मेरी मृत्यु की वजह जो है वो एक्सीडेंट है, वो कहती है भाई किसी ने कुछ मारा नहीं, एक्सीडेंट हो गया। एक में वो बोलती है कि मेरी सास ने मुझे मारा है, जलाया होगा या जो भी केस फैक्ट हुए होंगे, तो एक में तो वो बोलती है कि भाई नहीं एक्सीडेंट हो गया, उससे ये सब ये हादसा हुआ। एक दूसरे में वो बोलती है कि नहीं मेरी सास ने मुझे मारा है। दो स्टेटमेंट है। अब दो स्टेटमेंट है, उसके अंदर बात ये होती है कि भाई अब डाइंग डिक्लेरेशन दो है, दोनों एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, तो कोर्ट क्या करे। तो इस केस के अंदर एक गाइडलाइंस डाली गई कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन, दो डाइंग डिक्लेरेशन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो उस स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो है दोनों की दोनों डाइंग डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करे। वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी पुष्टि, जो कॉर्पोरेट हो रहा है दूसरे एविडेंस से, वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी पुष्टि दूसरे एविडेंस से हो रही है, और ठीक है केस के सरकमस्टेंस, केस के जो फैक्ट हैं उसमें भी वो फैक्ट फिट बैठता है, वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी पुष्टि दूसरे एविडेंस से हो पा रही है, और वो डाइंग डिक्लेरेशन जो केस में फिट बैठता है, वो डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। एक बात ये बोली गई। दूसरी बात और बोली गई, पली बहन में हमने पढ़ा था क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोष सिद्धि हो सकती है। यहां ये बात बोली गई कि अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन वाली स्थिति बनती है, दोनों एक दूसरे के उल्टे जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोष सिद्धि नहीं होगी। तो लिख देते हैं एलोन, मतलब अकेले, इसी के बेस पे कन्विक्शन नहीं होगा। तो दो बातें बोली गई, अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिसमें दो डाइंग डिक्लेरेशन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो उस केस के अंदर कोर्ट को दोनों डाइंग डिक्लेरेशन रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी पुष्टि दूसरे एविडेंस, दूसरे साक्ष्य के अनुसार हो पा रही है, वो डाइंग डिक्लेरेशन जो केस के फैक्ट में सेट बैठता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक दूसरी बात, बस इस केस के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोष सिद्धि नहीं हो सकती, आपको और भी एविडेंस चाहिए होंगे अगर एक्यूज्ड, आरोपी को आप कन्विक्ट करना चाहते हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ उसके बेस पे दोष सिद्धि नहीं होगी। यहां हमारा टॉपिक खत्म होता है डाइंग डिक्लेरेशन।
डाइंग डिक्लेरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा कि डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में लाने की क्या वजह रही, क्या इसका मतलब है, क्या इसके एसेंशियल है, उसके अलावा जो है इसके केस लॉ और एविडेंटरी वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि ये जो है आपके प्री में कैसे आ सकता है, मेंस में कैसे आएगा। प्री में जो है आपके या तो लीडिंग केस लॉ एज एन ऑप्शन आ जाएगा कि भाई 4 केस लॉ दे दिए, उसमें से एक जो है जो हमने लिखे हैं इसी में से केस लॉ होगा, इससे बाहर केस लॉ नहीं जाएगा। एक केस लॉ दिया होगा इसी में से कि भाई लीडिंग केस लॉ कौन सा है, आपको सही आंसर टिक करना है। एक डाइंग डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में डील किया गया है, आपको सही आंसर टिक करना है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1। डाइंग डिक्लेरेशन जो हमने इसेंशियल पढ़ी है, हो सकता है उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मरना जरूरी है या नहीं है, या 2-3 इसेंशियल लिख दी जाएंगी, उसमें से जो गलत वाली इसेंशियल है वो आप आंसर लिख देना कि भाई इसमें से कौन सी जरूरी बात नहीं है, तो उसमें लिखा होगा कि मरना जरूरी है या मरना जरूरी नहीं है, तो आप लिख देना नहीं जी मरना जरूरी है। ये हो गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट, हाँ एक ये जरूर आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सिविल में यूज होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज होता है या दोनों में, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों में यूज होता है। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना ही है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। एक आपके क्वेश्चन आ सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकता है या नहीं, आप फनी बैन वाला केस डालना। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन, एक से ज्यादा अगर डाइंग डिक्लेरेशन है तो कोर्ट क्या करे, तो आपके ये आप उसमें कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस डालना। उसके अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके डाइंग डिक्लेरेशन से आ सकता है। आपके स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन है या नहीं। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को आप पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। जितना हमने बताया इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोई भी स्टेट का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में तो हालांकि मेंस आता ही नहीं है, आपकी जजमेंट राइटिंग होती है मेंस में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप मेंस का कोई भी पेपर उठा लीजिए, प्री का कोई भी पेपर उठा लीजिए, इससे बाहर इस टॉपिक जितना हमने पढ़ा है इससे बाहर आपके टॉपिक नहीं होगा। आपके इतना ही होगा, इससे हमने जितना पढ़ा है वो ज्यादा ही पढ़ाया है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जा सकता है। तो ये हमारा जो है आज की हमारी डेमो क्लास का डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट खत्म होता है। और उसके अलावा अब हम आपसे जुड़ेंगे कल। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे, आपको जितना भी लॉ पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, विद केस लॉ, विद ग्राफ, विद चार्ट, सेक्शन, हर चीज आपको बताई जाएगी। आपको पहले मेंस आपको टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा, फिर आपको उसका केस लॉ बताया जाएगा। जब हम टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे फिर हम इंडेक्स सेक्शन पे जाएंगे। इसी तरीके से हम एक एक लॉ को कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि जुडिशरी 12 महीने, 10 से 12 महीने हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। 12 महीने में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अगर आप जिस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं, आप अगर वैसी तैयारी करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम 100% श्योर शॉट क्लियर होगा विद ग्रेट मार्जिन। प्री में हम आपको गारंटी कहेंगे कि 80% पेपर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपका प्री में आएगा। मेंस में भी आपका सेम 70 to 80% का हमारा रेशियो रहेगा। ये हम आपको ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड क्लेम करते हैं। आपका 80% पेपर अगर प्री में आता है, 80% पेपर अगर आपका प्री में आता है, सॉरी मैसेज थोड़ा देख रहा, आपका 80% पेपर अगर प्री में आता है, आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी, तो आप 80 में से 75, 80% 80 नंबर में से यार 70 से 75 नंबर तो ले ही आओगे, आराम से लाओगे। 20 नंबर तो कुछ भी टिक कराना, उसमें से 2-4 सही हो जाएंगे, तो यहाँ आपकी कट ऑफ तो वैसे ही आप क्लियर कर दोगे। और अगर आपने हमारे साथ सीरियसली पढ़ा तो 80 मार्क्स आपके 100% आएंगे। प्री में हमको 50% चाहिए क्लियर करने के लिए, मेंस में सॉरी 70 से 80% पेपर अपना आएगा। तो पेपर तो अपने 70 से 80% अगर आप पेपर यही कर रहे हो सारा, तो रह क्या गया, आपके आराम से 60 मार्क्स बनते हैं। 100 में से 60 मार्क्स टॉपर्स के आते हैं इससे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम फिर एक डेमो क्लास करेंगे, कल एक नया सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। और जो भी बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूं मैं,
हमें कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस जो है हमारी 15 जनवरी से शुरू कर देंगे हम, और उसके बाद जो हमारा अगला बैच होगा वो 2 महीने बाद स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो 15 जनवरी से पहले पहले, लास्ट हमारा डेमो हम 13 तक रखेंगे, उसके बाद 15 तारीख से हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो 15 जनवरी से पहले पहले आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कल हम फिर डेमो रखेंगे, कल हमारी एक और डेमो है, उसका आपको लिंक हम शेयर कर देंगे। नया लोग सब नया सब्जेक्ट होगा और नया ही टॉपिक होगा। थैंक यू।